नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। देश में कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की वजह से सेंटर्स बंद करने पड़े हैं। टीकाकरण को लेकर मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वैक्सीन कब कब खरीदी गई है, इस संबंध में कोर्ट को पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी जाए। कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया है। कोर्ट ने टीकाकरण अभियान के पहले 3 चरणों में पात्र व्यक्तियों के मुकाबले टीके की दोनों डोज लेने वाली आबादी के प्रतिशत पर आंकड़ा मांगा है। इसमें टीका लगवाने वाली शहरी आबादी की तरह टीका लगवाने वाली ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के साथ आंकड़े मांगे गए हैं। यानी कि टीकाकरण पर एक बार फिर से जिस तरह से बवाल की स्थिति देखने को मिल रही थी, लगातार वैक्सीनेशन इतने लंबे समय से है और पूरा नहीं हो पाया है, इसको लेकर अब इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक बार फिर से फटकार लगाई है और उनसे एक बार फिर से जवाब तलब करने को कहा है। रिपोर्ट उनसे विस्तृत जानकारी भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है। टीकाकरण मामले पर यह सुनवाई हुई जिसमें केंद्र से कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं और साफ साफ उनसे जवाब 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार से कहा कि वैक्सीन कब कब खरीदी गई है, इस संबंध में पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी जाए। यानी कि तीनों वैक्सीन फिलहाल जो देश में है, स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन तीनों की डोज किस तरह से कब खरीदी गई है, इस पर जानकारी मांगी गई है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बार फिर से टीकाकरण मामले में हस्तक्षेप किया है, जो केंद्र है वो फिलहाल क्या कर रहा है, क्योंकि टीकाकरण इतने लंबे से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की रणनीति जरूर रही है वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को कराने की, मगर कहीं ना कहीं उसमें जो देरी है या फिर खामियां नजर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें राज्य सरकारों की तरफ से भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा कि वैक्सीन कब कब खरीदी गई थी और कितनी कितनी डोज किन किन ग्रामीण इलाकों में या फिर किन किन शहरों में लगाई गई है और कितनी चरणों के अंदर लगाई गई है। इन तीनों चरणों के रिकॉर्ड मांगे गए हैं और केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। 2 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार अपना जवाब देगी कि केंद्र सरकार ने कितनी कितनी वैक्सीन कौन कौन सी कंपनियों की खरीदी थी और कितना कितना आंकड़ा अभी तक जनता को दिया जा चुका है, यानी कि डोज कितनी दी जा चुकी है, ग्रामीण इलाकों में कितनी दी जा चुकी है और शहरी इलाकों में कितनी दी जा चुकी है। मगर कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारों की बात करें, जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर इन राज्यों के अंदर बार बार कहा जाता है कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है और केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर कालाबाजारी करती नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं इसी सवाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राजीव, ये सोचने वाली बात भी है कि जिस तरह से अभी देखिए 2 दिन पहले ही हैदराबाद में एक बार फिर से स्पुतनिक का सबसे बड़ा स्ट्रोक भारत में आया है, तीसरा ये स्ट्रोक है जो भारत में आया है, लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है लोगों को। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है और जांच का विषय है। देखिए, बिल्कुल कहा आपने। जो पुतिन की बात वैक्सीन की बात करें, जो रूसी वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर लगभग 3 बार आ चुकी है और तीनों बार इसकी डोज कहीं ना कहीं भारत के पास है और भारत के तरफ से लगाई नहीं जा रही, यानी सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी व्यक्ति को दी नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है और इसी को लेकर राज्य सरकारें भी बार बार सवाल उठाती नजर आ रही केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार जो है वैक्सीन नहीं दे रही है और केंद्र सरकार की तरफ से देरी की जा रही है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार भी बार बार कह रहा है कि राज्य सरकारों को वैक्सीन दी जा रही है, तो वैक्सीन जा आ रही है, इसी को संज्ञान में लेकर हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वैक्सीन कब कब और कितनी कितनी डोज दी गई है, कितनी मात्रा के अंदर दी गई है, कितने की खरीदी गई थी, कितने की दी गई है, प्राइवेट अस्पतालों में कितनी की दी गई है और प्राइवेट अस्पताल कितना मुनाफा कमा रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर देना होगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही 2 हफ्ते का समय दिया गया है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार 2 हफ्ते के अंदर सारा डाटा देगी, मगर देखना होगा कि 2 हफ्ते राजीव, जिस तरह से 2 हफ्ते का समय दिया गया है और केंद्र से जवाब मांगा गया है पूरी जानकारी, तो केंद्र का इस पर क्या रुख है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति देश में है? देखिए, बिल्कुल सही। जिस तरीके से बात करें केंद्र की, तो केंद्र की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीन सभी राज्यों के अंदर दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा गया कि वैक्सीन नहीं है। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो
दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं तालमेल नहीं मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के सेंटर है वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर भी। और लगातार कहीं ना कहीं इसी को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे थे। बार बार केंद्र सरकार से कहा जा रहा था कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, मगर अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर संज्ञान लिया गया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई और केंद्र सरकार को जवाब देना होगा कि 2 हफ्ते के अंदर वो कहां वैक्सीन का जो डोज थी कितनी मात्रा के अंदर दी गई, कितने की खरीदी गई, प्राइवेट कंपनी से कितनी की खरीदी गई, बाहर विदेशों से कितनी आई, और जो भारतीय वैक्सीन है वो कितनी लगाई गई है, ग्रामीण इलाकों में कितनी लगाई गई है, शहरी इलाकों में कितनी लगाई गई है। ये सारी जानकारी अब केंद्र सरकार को देनी होगी और कहीं ना कहीं सार्वजनिक करना होगा। और यही डिमांड राज्य सरकार भी कर रही थी कि जो वैक्सीन का प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार सार्वजनिक करे, ताकि जनता को भी पता लग सके कि वैक्सीन कितने की खरीदी गई और कितने की दी गई प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी। ये सवाल राजीव, ये सवाल राज्य सरकारों से भी बनता है, क्योंकि अगर केंद्र अपनी जो भी उन्होंने वैक्सीन ली है उसका विस्तृत ब्यौरा तो दे देगा, लेकिन राज्य ने क्या किया है उन वैक्सीन का, ये भी जांच का विषय है। ये भी सवाल उठते हैं कि आखिर राज्य क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर केंद्र कह रहा है कि उन्होंने पूरी वैक्सीन दी है तो आखिर राज्यों से ये वैक्सीन गई कहां है, ये भी जांच का विषय है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर भी जांच बनती है, क्योंकि राज्य सरकारों को वैक्सीन अगर दी गई है तो फिर वैक्सीन गई कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर की बात करें तो वहां पर टीकाकरण जारी है, सरकारी अस्पतालों में बंद है। तो ये सवाल भी केंद्र दिल्ली सरकार हो या राज्य सरकारों से बनता है, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति की जा रही है और कहीं ना कहीं राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर एक चीज साफ जाहिर है, जनता बिल्कुल परेशान है और जनता कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिल्कुल चाहते, चाहे वो 18 साल से ऊपर के लोग हो या फिर 18 साल से नीचे के लोग हो। मगर जिस तरीके से अब स्कूलों को खोलने की बात की जा रही थी, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम देने की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं बच्चों को टीकाकरण नहीं था, उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जरूर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर अभी भी परिजनों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी डर में है, कहीं ना कहीं उनके बच्चों को किस तरीके से वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जा रही है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रहा है कि राज्य सरकारों को वैक्सीन दी गई है, राज्य सरकारों ने वैक्सीन का कहां से इस्तेमाल किया, कितने प्राइवेट अस्पतालों में दी गई, ये सारी एक जांच का विषय है। मगर देखना होगा केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी जांच का समर्थन किया जाएगा, कितना रिकॉर्ड दिया जाएगा, कितने की वैक्सीन खरीदी गई, कौन सी वैक्सीन कितने की खरीदी गई और कब कब लगाई गई, ये सारा देना होगा। राजीव, वैक्सीनेशन की फिलहाल क्या स्थिति है दिल्ली में? क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे हैं दिल्ली में भी और पूरे देश में भी जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है, लेकिन दूसरी डोज का उनका समय आ गया है, लेकिन देश में वैक्सीन इस समय मौजूद नहीं है। आपने यहाँ पर बात करें 45 साल के कुछ लोगों को भी पहली डोज लग चुकी है, दूसरी डोज नहीं लगी है। 18 साल की बात करें तो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए भी कुछ परसेंट ही कैसे पहली डोज लगी और दूसरी डोज नहीं लग पाई है। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर अभी दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है, और वैक्सीन जो थोड़ी बहुत है भी तो वो या तो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए है या फिर 45 साल के नीचे के लोगों के लिए अभी तक वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है, वैक्सीन नहीं है। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के ऊपर सवाल बनता है और दोनों ही सरकारें जिम्मेवार हैं, क्योंकि इस महामारी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही मिलकर काम करना होगा। जी राजीव, जिस तरह से आपने बताया कि कई लोग ऐसे हैं 45 साल से ऊपर के, 18 साल से ऊपर के भी, जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है लेकिन दूसरी डोज नहीं लगवा पाई है, तो ये भी देखना होगा कि जिनमें पहली डोज जिन्होंने लगवा ली है उसके बाद दूसरी डोज का समय आ गया है और वो समय निकल जाएगा, तो क्या उन्हें पहली डोज एक बार फिर से लगवानी पड़ेगी? इससे तो वैक्सीन की बर्बादी है एक तरह से। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से बात करें पहली डोज की, तो पहली डोज जिन्होंने लगवा ली गई है और दूसरी डोज के लिए उनका समय निकल गया, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी और कहीं ना कहीं यही सवाल कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी पूछा जाएगा और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि जब पहली डोज लगने के बाद में और समय पीरियड के अंदर अगर दूसरी डोज नहीं लगती है तो पहली डोज का क्या बेकार हो जाएगी या फिर कहीं ना कहीं वो बेकार है या दोबारा लगाई जाएगी, ये जरूर स्पष्ट। अगर दोबारा लगाई जाती है तो फिर भी जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं दोबारा से खर्चा बढ़ेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आएंगी। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर की जा रही है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप जरूर किए जाते हैं, मगर राजनीति किसी और विषय पे किए जाए, बार बार यही सभी पार्टियां कह रही हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी राजनीति करते नजर आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जनता परेशान है और जनता सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दोनों को ही चेहरे देखती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीन उन तक मिल नहीं पा रही है। और लगता है कि तीसरी लहर जो आएगी वो कहीं ना कहीं भयावह होगी और कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए फिर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों के पास समय नहीं रहेगा फिर। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे हम बढ़ेंगे लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। अब बात यूपी की राजधानी लखनऊ की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के GGG फॉर्मूले से जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, वहीं मंगलवार को 3,32,000 टेस्ट के साथ यूपी 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरे नंबर का प्रदेश सिर्फ 3 करोड़ 5 लाख टेस्ट ही कर पाया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1500 नए केस सामने आए, जबकि कुल सक्रिय केसों की संख्या 28,000 रह गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 97.1% पहुंच गया है। पहले कहा जा रहा था कि प्रदेश में 30 लाख सक्रिय केस होंगे, लेकिन अब ये केस 30,000 से भी कम है। और ऐसे में यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 3,32,000 टेस्ट किए गए हैं, जिससे केस को प्रथम चरण पर चिन्हित करके आइसोलेट भी किया जा सके और अब तक कुल 5,32,000 टेस्ट हो चुके हैं। प्रसाद के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1500 पॉजिटिव केस मिले हैं। अब रिकवरी रेट भी 97.1% हो गया है। उन्होंने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 28,000 रह गई है। तो यूपी के नाम एक बड़ी उपलब्धि यहां पर दर्ज की गई है। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। पहला ऐसा राज्य है जिसने फिलहाल 5,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट कर लिए हैं। और इसमें सबसे कारगर अगर कोई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के GGG फॉर्मूले को यहां पर कारगर बताया जा सकता है। मंगलवार को 3 करोड़ 32 लाख टेस्ट के साथ यूपी 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना। वहीं दूसरे नंबर का प्रदेश 3 करोड़ 5 लाख टेस्ट ही कर पाया है फिलहाल। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1500 नए केस सामने आए हैं, यानी कि कोरोना की लहर थमती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। प्रदेश में 30 लाख सक्रिय केस होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब ये केस 30,000 से भी कम रह गए हैं। यानी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है, उसका नतीजा देखने को मिला। लखनऊ से संवाददाता अनुज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर। अनुज, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राज्य में एक बार फिर से उनके हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी है और 5 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। जी हाँ, लगातार योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है यही कारण है कि EEE फॉर्मेट के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि अब इस मॉडल को अब योगी मॉडल कहा जाता है, यानी कोरोना कंट्रोल मॉडल। तो यही कारण है कि 5 करोड़ जो टेस्ट किए हैं सबसे सर्वाधिक टेस्ट माना जा रहा है पूरे राज्य, पूरे पहला राज्य के तौर पर, क्योंकि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जो कि 3 करोड़ ही कर पाया है। और कल 3,32,000 के टेस्ट के साथ ये 5 करोड़ अचीवमेंट किया गया। और रिकवरी रेट देखी जाए तो 97.2 आसपास दर्ज की गई है, और जो पॉजिटिविटी रेट है 0.2 दर्ज की गई है। तो यानी लगातार ये टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट का ही नतीजा है कि ये अब कोरोना को काबू करने में काफी हद तक कारगर साबित हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य। और लगातार योगी सरकार थर्ड वेव के लिए भी तैयारी जोरों पर रख ली है, जिसकी यही कारण है कि हर जगह PSC और कुछ तैयारी फिलहाल थर्ड वेव के लिए की जा चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, हर जिले का, हर वो प्रदेश का निरीक्षण कर रहे हैं, कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करते नजर आते हैं। फिलहाल तीसरी लहर के लिए उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं? तीसरी लहर की मुस्कान तैयारी ये है कि सारे बेड्स पे चाहे मतलब पीकू एक आईसीयू बेड होता है और नीकू एक आईसीयू बेड,
को रिजर्व कर दिया गया है। 100 बेड हर जगह बढ़ाए गए हैं। सीएससी में भी कुछ 50 बेड आसपास बढ़ाए गए हैं और 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक को स्पेशल बूथ यानी अभिभावक स्पेशल बूथ लगा के उनकी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और यही बात है कि मंगलवार को एक मेगा वैक्सीनेशन यानी मिशन जून के अंतर्गत सारे पेरेंट्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है और लगातार ये कार्यक्रम आगे जारी है। और बच्चों की देखरेख के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट डॉक्टर यानी पीडियाट्रिक डॉक्टर की ट्रेनिंग भी रखी जा रही है और उसके लिए स्टाफ नर्स वेल क्वालिफाइड वेल ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो किए होंगे जो पीडियाट्रिक बच्चों की देखरेख का उनकी भी अलग एक मॉनिटरिंग की जा रही। उनके लिए एक अलग कमांड सेंटर स्थापित किया गया, एक अलग उनके लिए विभाग तैयार किया गया जो कि पूरी उसकी देखरेख करेंगे। मैं आपसे जुड़ूंगी एक बार फिर से, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। बात यूपी की कर रहे थे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी बीच अब 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से जानकारी लेते हैं। अनुज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 28,000 रह गए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि 30 लाख से ऊपर ये केस होंगे। फिलहाल 30,000 भी ये केस नहीं रहे हैं। ये लगातार कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं उसी का एक कारनामा है। जी बिल्कुल सही कहा मुस्कान आपने, ये प्रयास का ही नतीजा है कि इतने एक्टिव केस जो हैं वो आके रुक गए हैं। यानी अब जो कोरोना के जो संक्रमण जो तेजी से फैल रहे थे कहीं ना कहीं वो काबू पाया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का लगातार एक नारा है TTT यानी ट्रेस ट्रीट एंड ट्रीटमेंट। अगर मैं मुस्कान बात करूं 24 घंटे के अंदर तो 1500 ये पॉजिटिव मरीज आए थे और 30 अप्रैल तक देखा जाए तो 38,000 ये पॉजिटिव मरीज आ रहे थे और लोग बता रहे थे कि ये जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है वहां जो सक्रिय केस होंगे वो 38,000 होंगे, पर अब जाके वो सक्रिय केस आज के डेट में केवल 30,000 तक सीमित हो गए। तो ये उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत जो बॉन्डिंग बनाई है वो है माइक्रो मैनेजमेंट यानी माइक्रो कोविड सेंटर मैनेजमेंट के तहत और निगरानी समितियां गांव-गांव जाके लोगों की ट्रीटमेंट करना, ट्रेसिंग करना, लोगों के मेडिसिन उपलब्ध कराना। तो निगरानी समिति और माइक्रो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और इसीलिए ये इससे पहले ही जो कि पहले बताया जा रहा था कि सक्रिय केस 38,000 होंगे, आज जाके वो केवल 30,000 तक समिट गए हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना समेत कई बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाएं बेचने का दावा देश भर के लोगों ने किया है और इसी के चलते करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले 3 आरोपियों को चैंबर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मामले में 3 नाइजीरियन समेत 7 और आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। ठगी का शिकार हुए लोगों में हरियाणा के एक मंत्री का भतीजा भी शामिल है।
जिसने घोड़ों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा मंगवाई थी। छानबीन में पुलिस को पता चला है कि आरोपियों के 16 बैंक खातों में 4 करोड़ 95 लाख से ज्यादा राशि ट्रांसफर की गई है। मामले में सीनियर इंस्पेक्टर शालिनी शर्मा ने बताया कि फिलहाल बैंक खातों में मौजूद 8,25,000 रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई में वो जुट गए हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना और अन्य बीमारियों को सही करने का दावा ये लोग कर रहे हैं और इसी दावे के तहत आयुर्वेदिक दवाएं बेचने का काम देश भर में इन्होंने किया और लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रखा है और इसी के चलते पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और 3 आरोपियों को चैम्बूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें फिलहाल नाइजीरियन, खुद उन्होंने बताया है कि नाइजीरियन जो है वो इस फ्रॉड में शामिल हैं और 3 नाइजीरियन समेत 7 आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। दर्ज हुआ है। हरियाणा से हमें एक कंप्लेंट मिली थी जिसमें जो जानवरों के लिए हर्बल पाउडर तैयार किया जाता है उसकी मांग की गई थी और 1,69,000 का था। लेकिन उसके बाद जब हम उसको तहकीकात चालू किया है और जब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन करते हम आगे पहुँचे तो हमने अभी तक के 3 एक्यूज अरेस्ट किए हैं और उसमें और भी जो वांटेड एक्यूज है जो इंडियन नेशनल्स भी है और नाइजीरियन नेशनल्स भी है। तो नाइजीरियन नेशनल्स का किया हुआ एक फ्रॉड है जिसमें हमारे जो आगे मेंबर्स है जो लोकल एरिया में जहाँ वो रहते हैं आसपास के लोगों के साथ दोस्ती बना के वो उनको बैंक खाता खुलने लगाते हैं और उसमें से परसेंटेज दिया जाता है और उस खाते में पैसा, ये फ्रॉड के पैसे अंदर आते हैं और कई 2%, 3% या 7 या 8% तक वो उनको कमीशन मिलता है। तो दवाओं के नाम पर ठगी का यह मामला है जहां पर मुंबई पुलिस ने एक बड़ी सफलता हाथ की है, जिसमें उन्होंने कोरोना समेत कई बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाएं बेचने वाले और इनका दावा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 3 आरोपी फिलहाल चैम्बूर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मामले में 3 नाइजीरियन समेत 7 और आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। काफी लंबे समय से ठगी का ये खेल चल रहा था। कोरोना की बीमारी को ठीक करने का ये दावा कर रहे थे, आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक करने का दावा किया जा रहा था और इसी के चलते जब कोई भी ऑनलाइन इनसे सामान या कोई दवाई मंगवाता था तो ये सीधे बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा करवाते थे और उसके बाद किसी भी तरह की कोई जानकारी इनकी नहीं मिल पाती थी। और इसी का हवाला एक हरियाणा के मंत्री के भतीजे ने दिया। इनको शिकायत मिली थी, उन्होंने घोड़े के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली दवाई मंगवाई थी, लेकिन वो दवाई उन तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद उन्होंने इस तरह की शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस, चैम्बूर पुलिस ने आयुर्वेदिक दवाएं बेचने वालों के खिलाफ, इस ठग गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और उसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में 3 नाइजीरियन समेत 7 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ठगी का शिकार खुद मंत्री के भतीजे भी हो गए हैं। छानबीन में पुलिस को पता चला है कि ये आरोपी बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाते थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह होगी।
चलिए ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको, जम्मू कश्मीर से बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलवामा के त्राल में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर, बीजेपी नेता की हत्या का यह मामला है। फिलहाल उनकी हत्या जहां पर की गई है, पुलवामा का ये मामला, बीजेपी नेता राकेश पंडित की गोली मारकर हत्या की गई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गोली मारकर 3 आतंकी फरार हो गए हैं, जिनकी जांच में भी पुलिस जुट गई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या का ये मामला है। पुलवामा में उनकी हत्या कर दी गई है। राकेश पंडित नाम की बीजेपी नेता थी, जिनकी हत्या पुलवामा के त्राल में की गई है। बीजेपी नेता की हत्या का ये मामला, जिसमें फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और 3 आतंकी उन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। बात मुंबई की कर रहे थे, जहां पर ठग गिरोह का खुलासा किया है मुंबई पुलिस ने, और इसी पे हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, जिस तरह से खुलासा किया है चैम्बूर पुलिस ने, काफी बड़ी कामयाबी है उनकी ये कि उन्होंने ये खुलासा किया, और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, आगे क्या कुछ कार्रवाई इसमें होने वाली है? ये देखिए मुस्कान, मुंबई की चेंबूर साइबर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 12 शहरों में 64 बैंकों के साथ दर्जन भर लोगों को जो है चीटिंग किया है। हालांकि यह चीटिंग जो है जानवरों के लिए कोरोना काल के दौरान जो दवाइयां उपलब्ध होती थी उसके नाम पे चीटिंग हुई है। जिस तरह से लगातार लोग ऑनलाइन व्यापार को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने सबसे पहले लोकल इलाकों में जाकर इस तरह से लोकल बैंकों अपना खाता खोलते थे और उनको परसेंटेज देने के नाम पे जो है ये बताते थे कि अगर इस दवा की कंपनी है उसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको 4 से 9% तक जो है फायदा दिया जाएगा। इसके लिए लोग उससे जुड़ते थे और ऑनलाइन के जरिए लोग जो पैसा मंगाते थे। ऐसे में लोगों को विश्वास होता था कि जो तक ऑनलाइन के जरिए अकाउंट लेकर प्रॉपर कर रहा है वो कहीं चीटिंग नहीं करेगा। लेकिन इस तरह से लगातार चीटिंग करते हुए करीब 5.5 करोड़ का मामला जो है खुलासा हुआ, जिसमें 18,60,000 रुपए सीज भी कर दिया गया है साइबर द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना समेत कई बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वालों का खुलासा किया है। फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे